वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास और आज हमारा टॉपिक रहेगा चोल प्रशासन। इससे पहले तक के वीडियो में हमने चोल साम्राज्य के शासकों के बारे में देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चोल प्रशासन के बारे में। तो इसमें देखिए, इसके अध्ययन हेतु मुख्य स्रोत जो है वो चोलकालीन अभिलेख हैं और इन अभिलेखों में राजा के लिए को पेरुमाल या पेरुमन या आदिगल महान का प्रयोग किया जाता था राजा के लिए। ठीक है, राजा के लिए पेरुमाल शब्द, पेरुमन शब्द या फिर आदिगल का मतलब होता है महान, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता था। प्रशासन के शीर्ष पर सम्राट होता था जो कि प्रशासन का प्रमुख केंद्र बिंदु होता था। राजाधिराज प्रथम ने अपना अभिलेख चालुक्यों के कल्याणपुरा में और राजेंद्र द्वितीय ने कोप्पम युद्ध क्षेत्र में किया था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, राजाधिराज प्रथम के बारे में जब पढ़ा था तो चालुक्यों के कल्याणपुरा में और राजेंद्र द्वितीय ने कोप्पम के युद्ध क्षेत्र में किया था। युवराज की अगर बात करें तो प्रशासनिक ढांचे में राजा के बाद सबसे प्रमुख स्थान जो है युवराज का होता था और इस चोल इतिहास में बद्ध मूल परंपरा बन गई थी कि इसमें क्या होता था कि सम्राट अपने मृत्यु से पूर्व ही युवराज की नियुक्ति कर देता था। जैसे राजराज प्रथम था, उसने राजेंद्र प्रथम को पहले ही युवराज बना दिया था, उसी तरह राजेंद्र प्रथम ने राजधिराज को युवराज नियुक्त कर दिया था। ठीक है, तो ये बद्ध मूल परंपरा यानी अपनी मृत्यु से पहले ही युवराज घोषित कर देना है। महत्वपूर्ण ये है कि इस पद की नियुक्ति का आधार जो है वो परिवार पर नहीं होता था कि राजा का पुत्र राजा बनेगा, ऐसा नहीं होता था। इनकी नियुक्ति का आधार होता था योग्यता और उपयुक्तता, न कि ज्येष्ठता। ठीक है, ऐसा भी जरूरी नहीं था कि जो मतलब या तो राजा का पुत्र ही बनेगा, नहीं, योग्य और उपयुक्त होने पर राजा अपने भाई को भी या फिर ज्येष्ठ पुत्र के बजाय अपने छोटे पुत्र को, ठीक है, राजा बना सकता था, युवराज घोषित कर सकता था। स्वयं कनिष्क राजाधिराज की इस पद पर नियुक्ति इस मत से पुष्टि हो जाती है। राजाधिराज प्रथम ने युवराज का पत्र पुत्रों को न देकर के अपने भाई राजेंद्र द्वितीय को दिया था। अगर राजाधिराज प्रथम की बात करें तो उसने अपने पुत्रों को ये युवराज का पद नहीं दिया था बल्कि अपने भाई राजेंद्र द्वितीय को दिया था। ठीक है, इससे पुष्टि होती है कि जो नियुक्ति का आधार था वो योग्यता थी, उपयुक्तता थी, न कि ज्येष्ठता थी, न कि अपना पुत्र होना जरूरी था। अपने भाई को भी राजाधिराज प्रथम ने युवराज बनाया है। आगे देखते हैं इसमें नौकरशाही। इसमें कुछ टर्म हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, बर्टनस्टाइन ने चोल साम्राज्य में एक विकसित अधिकारी तंत्र के अस्तित्व को नकार दिया, जो कि सत्य नहीं। प्रशासनिक अधिकारियों को अराइन उपाधि से संबोधित किया जाता था और चोल पदाधिकारियों को नगद वेतन के स्थान पर जीवित यानी भूमिखंड दिया जाता था। ठीक है, चोल पदाधिकारियों को भूमिखंड दिया जाता था, न कि नगद वेतन। और चोल प्रशासन में केंद्रीय पदाधिकारियों की कई श्रेणियां थीं, जिसमें नाम देख लीजिए। पेरुनंदम क्या था? सबसे ऊपरी श्रेणी के कर्मचारी होते थे। सिरुदनन ये सबसे नीचे की श्रेणी के कर्मचारी होते थे। उड़न कुट्टम की अगर बात करें तो इसका सामान्य अर्थ सदा प्रस्तुत समूह है। ये राजा का निजी सहायक था जो कि सदा राजा के समीप रहता था। उड़न कुट्टम, ठीक है, राजा का निजी सहायक। ओलय और ओलय नायगाम की बात करें तो ओलय नामक अधिकारी राजा के आदेशों पर कच्चा मसौदा तैयार करता था, जिसकी जांच ओलय नायगम करता था। श्रीमुख की अगर बात करें तो स्थानीय संस्थाओं को दिए गए राजा के आदेश। और वेलम की बात करें तो ये राजमहल के सेवक थे। फिर प्रांतीय शासन की प्रशासन की अगर बात करें तो इसमें है प्रशासनिक इकाइयाँ। चोल साम्राज्य दक्षिण भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था। प्रशासनिक दृष्टि से चोल साम्राज्य 6 या 9 मंडलम मतलब है प्रांतों में विभाजित था और मंडलम का विभाजन कमिश्नरियों के तुल्य कोट्टम या वलनाडु में होता था। ठीक है, कोट्टम वलनाडु। राजा राज प्रथम के काल में वलनाडु को पुनर्संगठित किया गया था। कोट्टम का विभाजन नाडु यानी जिला में हुआ था और नाडु चोल प्रशासन की बुनियादी इकाई थी। ठीक है, प्रांतीय प्रशासन की अगर बात करें तो साम्राज्य था। ठीक है, इनका साम्राज्य था। फिर उसके बाद 6 या 9 मंडलम में विभाजित था।
ठीक है। मंडलम में विभाजित था, 6 या 9 मंडलम हुआ करते थे। मंडलम मतलब प्रांत, ठीक है। और इसके बाद मंडलम जो था वो कमिश्नरियों के तुल्य कोट्टम या फिर वलनाडु में विभाजित थे, कोट्टम या वलनाडु में विभाजित थे। लेकिन फिर जब ये वलनाडु या कोट्टम जो था इसको राजा राज प्रथम के काल में पुनर्संगठित किया गया और कोट्टम का विभाजन भी नाडु में हुआ था। नाडु यानी जिला, जैसे सुनते हैं ना तमिलनाडु। और जो ये नाडु थी यही प्रशासन की बुनियादी इकाई थी। तो ऐसे अगर देखें तो साम्राज्य विभाजन मंडलम में, मंडलम कोट्टम में, कोट्टम नाडु, ठीक है। साम्राज्य मंडलम कोट्टम नाडु ये प्रांतीय प्रशासन में थे। आगे आएंगे अगर स्थानीय प्रशासन की बात करें तो इसमें देखिए ग्राम शासन की बात करें तो चोल प्रशासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता थी। इसमें 3 प्रकार की ग्राम सभाएं, उर सभा और नगरम का उल्लेख मिलता है। नगरम की अगर बात करें तो यह व्यापारिक नगरों तक ही सीमित थी। इसका संगठन विविध कार्यों के लिए किया जाता था, जैसे आपका वलंजियर यानी वड़ज्य, अज्जुवर्णम, मणिग्रामम, ठीक है। इन वड़ज्य व्यापारियों की बस्ती जो है वीरपत्तन कहलाती थी, वीरपत्तन। और चोलों के प्रशासनिक मॉडल में ग्राम प्रशासन को सर्वाधिक स्वायत्तता प्राप्त थी और यह काल स्थानीय शासन का स्वर्ण काल था, ठीक है। जो चोलों का जो प्रशासन था उसमें ज़्यादा विशेषता स्वायत्तता दी जाती थी ग्राम प्रशासन को, और ये चोल का प्रशासन था ये स्थानीय शासन का स्वर्ण काल था। इतिहासकारों ने ग्रामों को लघु गणतंत्र की संज्ञा दी थी। इसमें ग्रामों में 2 मुख्य संस्थाएं कार्यरत थीं, एक तो उर था, दूसरा सभा या महासभा, ठीक है। नगरम तो हमने देख लिया, व्यापारिक नगरों तक ही सीमित था। अगर ग्रामों की बात करें तो ये 2 भागों में इसमें संस्थाएं थी, एक था उर और दूसरा सभा या महासभा। तो उर जो था वो सामान्य लोगों की संस्था हुआ करती थी और आलूगढ़म उर कार्य समिति थी। सभा या महासभा की बात करें तो यह अग्रहार यानी ब्राह्मणों को प्रदत्त भूमि जो थी ग्रामों में होती थी, ऐसे ब्राह्मोदय या मंगलम भी कहलाते थे, ठीक है। और इस महासभा या सभा का चोल कालीन अभिलेखों में विस्तृत उल्लेख मिलता है। कुछ चीज़ें और देख लीजिए, कुछ टर्म्स। एक तो है पेरुंगुरी, इसके सभा को कहा जाता था पेरुंगुरी। पेरुमक्कल कहा जाता था सभा के सदस्यों को, ठीक है। सभा कहाँ, ये ग्रामों की बात हो रही है। ग्रामों में जो 2 संस्थाएं थी उर और सभा महासभा, उनकी बात हो रही है। वारियम की बात करें तो ये सभा की समिति थी जिसमें वारी पेरुमक्कल कहलाते थे जिसके सदस्य। महाजन की बात करें तो ब्राह्मणों से निर्मित एक संस्था थी जो कि ग्राम प्रशासन हेतु जिम्मेदार थी। और वारियार क्या होता था, सभा द्वारा किसी विशेष कार्य के लिए नियुक्ति जो है वारियार कहलाता था, ठीक है। एक ग्राम जो था वो 30 वार्डों में बटा था और प्रत्येक वार्ड से कुल 30 प्रतिनिधि चुने जाते थे। समिति के सदस्य की योग्यता देख लीजिए। इसमें सदस्य जो है 35 से 70 वर्ष के आयु का हो, एक वेद या एवं उसके भाष्य का ज्ञाता हो, शूद्रों के संपर्क से दूषित न हुआ हो, पिछले 3 वर्षों से उसका चुनाव वारियम के लिए न हुआ हो। वारियम क्या हमने देखा कि किसी विशेष कार्य के लिए किसी व्यक्ति की नियुक्ति, और वह केवल 1/4 वेली यानी 1.5 एकड़ भूमि का मालिक हो और जिसका अपना निजी आवास हो। अपराधी, चरित्रहीन, समिति के आय व्यय में घोटाला करने वाला न हो। ये समिति की सदस्य की योग्यताएं हैं। चयन पद्धति एक अबोध बालक द्वारा लॉटरी यानी कुडबौले पद्धति के आधार पर किया जाता था। कार्यकाल इसका 360 दिन का होता था। 1 वर्ष बाद पुनः नए सदस्यों की नियुक्ति होती थी, ठीक है। और समिति के सदस्यों को पारिश्रमिक के रूप में कुछ नहीं मिलता था। और देख लेते हैं कुछ प्रमुख और समितियां ग्राम प्रशासन से संबंधित। तो एक तो है उदासीन वारियम, यह विदेशियों, वारियम का मतलब समझ गए ना, किसी विशेष कार्य के लिए चुना गया व्यक्ति जो है वारियम कहलाता था। यह विदेशियों और सन्यासियों की देखरेख वाली संस्था थी। तोट्ट वारियम उद्यान समिति थी जिसमें सदस्यों की संख्या 12 हुआ करती थी। पोन वारियम स्वर्ण समिति थी। एरी वारियम तालाब समिति थी और एरी आयम नामक कर वसूलती थी। इसमें सदस्यों की संख्या थी 6। एरी आयम एक प्रकार का कर था। संवत्सर वारियम ये वार्षिक समिति थी जिसके सदस्यों की संख्या 12 थी और इसमें अन्य समितियों के कार्यों का समीक्षण करना। फिर है सभा को ग्रामवासियों पर कर लगाने, वसूलने और केंद्रीय राजकोष में जमा करने तथा वेगार यानी वेट्टी लेने का अधिकार था।
सभा बैंक का भी कार्य करती थी, न्यायिक अधिकार भी था सभा के पास। ठीक है, आगे और देखते हैं। इसमें मध्यस्थ की अगर बात करें तो केंद्र द्वारा ग्रामों में नियुक्त वेतनभोगी कर्मचारी, ठीक है, केंद्र द्वारा ग्रामों में नियुक्त वेतनभोगी कर्मचारी थे। और आयगार की अगर बात करें तो केंद्र द्वारा ग्रामों में नियुक्त वेतनभोगी कर्मचारी जो कि ग्राम की आय व्यय का निरीक्षण करते थे। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया इनका शासन ग्रामीण लेवल पर। ठीक है, और कुछ वारियर्स के बारे में भी देख लिया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इनसे इस समय के इन समकालीन प्रमुख करों के बारे में, इस समय के प्रमुख करों के बारे में। चोल अभिलेखों में करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं, जिसमें सर्वाधिक उल्लेखित कर वेट्टी या नेट्टाल यानी बेगार और कदमाई भू राजस्व थे। ठीक है, कदीमई कुडिमय लगान संबंधित, कडमय शुल्क, पडिकावल गांव की रक्षा के लिए लिए जाने वाला चौकीदारी कर, और मनईरय यानी भवन कर होम टैक्स। अन्य करों में कडमय है जो कि सुपारी बागानों से प्राप्त था, पेविर तेल की घानी से प्राप्त, तट्टमेली तट्टोपाट्टम स्वर्णकार से प्राप्त, मगम्मय शिल्पकारों से प्राप्त, मरमजड़ी उपयोगी वृक्षों से प्राप्त, आजीवक कास्यु आजीवकों से प्राप्त कर थे। ठीक है, तो ये कुछ कर थे उस टाइम के चोल साम्राज्य के समय। तौल और माप की अगर बात करें तो सुवर्ण तौल इकाई विडेल विडगु तथा भार की इकाई कलंजूत हुई। भूमि माप की इकाई लिगम या वेली या माँ थी। कोल या लट्ठा एवं कली अन्य इकाइयाँ थीं। ठीक है, स्वर्ण की सोना तौलने की इकाई थी विडेल विडगु, भार मापने की इकाई थी कलंजू, भूमि मापने की इकाई थी नीलम वेली या माँ। अब जो है चोल काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर तथ्य देख लीजिए। इसमें क्या है, सबसे पहले है राजा राज प्रथम की माता का नाम वानवन महादेवी था, पिता का नाम था सुंदर चोल, और राजा राज चोल ने राजकीय अभिलेखों के आरंभ में ऐतिहासिक भूमिका देने की प्रथा चलाई थी, और इनका मूल नाम था अरिमोली वर्मन। ठीक है, अरिमोली वर्मन, और कर्नाटक से मिले एक अभिलेख में इनको नारायण चोल कहा गया है। ठीक है, राजा राज प्रथम, और ये ऐसा चोल शासक था जिसने सर्वप्रथम भूमि की पैमाइश 1000 ईस्वी में करवाया और भू राजस्व का निर्धारण किया था। चोल शासक राजा राज प्रथम ने श्री विजय के शैलेंद्र वंश के शासक श्रीमार विजयोतुंग वर्मन को नेगापट्टनम में बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति दी थी। चोल गंगम तालाब का निर्माण राजेंद्र प्रथम ने कराया था। ये याद रखिएगा, चोल गंगम जो तालाब है इसका निर्माण कराया था राजेंद्र प्रथम ने, और चोल शासक राजेंद्र द्वितीय युद्ध भूमि में राजा घोषित हुआ था। राजेंद्र चोल ने पाल नरेश महिपाल प्रथम को पराजित किया था। इस चोल काल में भू राजस्व विभाग उसके आय का प्रमुख स्रोत था। आय के प्रमुख स्रोत की बात करें तो भू राजस्व विभाग कर या तो राजशाही नौकरों के द्वारा या फिर गांव के ग्रामीण अधिकारियों द्वारा दिया जाता था। सबसे छोटी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी कुर्रम। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर की बात करें तो इसको चोल शासक राजा राज प्रथम ने 1010 ईस्वी में बनवाया था। इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तंजावुर का जो बृहदेश्वर मंदिर है इसका निर्माण चोल शासक राजा राज प्रथम ने 1010 ईस्वी में करवाया था, और यह मंदिर जो है इसकी विशेषता है कि यह पूरी तरह से ग्रेनाइट से निर्मित है। चोल काल में वेट्टी सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगार व्यवस्था थी, और चोल राजा शैव मत के संरक्षक थे, और चोल प्रशासन में उदयकोट्टम नामक अधिकारी राजा के सहायक होते थे, जो राजा के जनसंपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करते थे। तो ये हमने देख लिया कंप्लीट चोल प्रशासन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे इस टॉपिक को अब ख़त्म करते हैं, और ये जो वीडियो चैनल पे अपलोड किए जा रहे हैं ये आपके आने वाली बीपीएससी की परीक्षा है। ठीक है, आपका उत्तराखंड पीसीएस है, यूपी पीसीएस है, इन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे ही बने रहिए, अपना सहयोग देते रहिए। थैंक यू सो मच।